हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आप फर्स्ट टाइम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर आप जॉब स्विच करने वाले हो तो एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है आपका रेज्यूमे। तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा जिनको फॉलो करके आप अपना रेज्यूमे काफ़ी अच्छे तरह से बना सकते हो और उनका जब आप यूज़ करोगे तो आप डेफिनेटली देखोगे कि आपके रेज्यूमे का जो एक पूरा फॉर्मेट है वो काफ़ी अच्छे से दिखने लगा है और जिसको भी आप रेज्यूमे भेजोगे तो वहाँ से आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो मेरा नाम है तैयब हाशमी, मैं SAP कंसल्टेंट हूँ और 200 से ज़्यादा टेक्निकल इंटरव्यूज़ अपने 8 साल के करियर में ले चुका हूँ। और जो चीज़ें मुझको दिखती हैं कि लोग अपने रेज्यूमे में गलती करते हैं वो चीज़ें आज मैं यहाँ पर आपके सामने हाईलाइट करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो है सर्चेबल रेज्यूमे। अब अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, जब भी वो रेज्यूमे क्रिएट करते हैं तो वो फोटोशॉप पर रेज्यूमे क्रिएट कर लेते हैं बिकॉज वहाँ पर डिज़ाइनिंग करना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। या काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अपना टाइम बचाने के लिए और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रेज्यूमे बनाने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स पर जाके रेज्यूमे क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर वो वेबसाइट्स MS वर्ड या वर्ड टाइप की फ़ाइल में रेज्यूमे सेव करके देन PDF में एक्सपोर्ट करती हैं तब तो ठीक है, बट अगर वो JPG फॉर्मेट में सेव करती है जैसे कि आपका फोटोशॉप करता है कि पहले JPG फॉर्मेट में आप अपने रेज्यूमे को सेव करते हो देन उसके बाद PDF क्रिएट करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है आपके लिए बिकॉज इस टाइप का रेज्यूमे सर्चेबल नहीं होता। और जब भी आपका रिक्रूटर बैठता है आपके रेज्यूमे को लेकर तो वो पहला काम करता है कि आपके रेज्यूमे को सर्च करता है। अब मान के चलो कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपने अपना रेज्यूमे सबमिट किया है तो कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया या वेक्टर डिज़ाइनर हो गया या फिर फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, एडोबी इलस्ट्रेटर है। तो ये सब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं। या फिर अगर आप बैनर डिज़ाइनिंग की कंपनी में जाने वाले हो तो बिल बोर्ड, बैनर और इसके अलावा पोस्टर्स, फ्लायर्स, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन कीवर्ड्स को सबसे पहले आपका रिक्रूटर सर्च करता है आपके रेज्यूमे के ऊपर Ctrl F प्रेस करके। और अगर वो Ctrl F प्रेस करने के बाद सर्च नहीं कर पाएगा तो वो डेफिनेटली आपके रेज्यूमे को रिजेक्ट कर देगा बिकॉज एक दिन में 100 से ज़्यादा रेज्यूमे डाउनलोड होते हैं Naukri.com और अदर पोर्टल्स के थ्रू। और अगर रेज्यूमे पूरा का पूरा पढ़ना शुरू कर दे रिक्रूटर तो वो डेफिनेटली ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं ले पाएगा और रिफ़ाइन नहीं कर पाएगा अच्छे कैंडिडेट्स को। तो हम लोग क्या करते हैं कि रेज्यूमे पर Ctrl F प्रेस करते हैं देन सर्च करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स हमको जहाँ पर मिलता है उस कीवर्ड के अगेंस्ट में जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं और वहाँ से जज करते हैं कि हमारा कैंडिडेट कैसा है। तो जो फर्स्ट टिप आपको देने वाला हूँ वो ये है कि अपना रेज्यूमे खुद से बनाओ, MS वर्ड पे क्रिएट करो देन उसके बाद उसको PDF में सेव करो ताकि आपका रेज्यूमे सर्चेबल हो। हमारा सेकंड सीक्रेट है टेम्पलेट्स यानी फॉर्मेटिंग। अब आप नॉर्मली अगर वर्ड पर अच्छे तरह से कमांड रखते हो और MS वर्ड को बहुत अच्छे से यूज़ करना जानते हो तो आपको पता होगा कि MS वर्ड पे फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओ, वहाँ पर रेज्यूमे टेम्पलेट सर्च करो और वहाँ आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और करंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। और वहाँ पर न्यू टेम्पलेट्स ऐड होती हैं और बहुत ही अच्छी टेम्पलेट्स वहाँ पर मिलेंगी आपको। और ये एक जेन्युइन वेबसाइट है, माइक्रोसॉफ्ट आपकी जेन्युइन वेबसाइट है और वहाँ से जो भी आप टेम्पलेट डाउनलोड करोगे वो प्रॉपर आपके MS वर्ड को सपोर्ट करती है और उसके हर फीचर को आप यूज़ कर सकते हो। तो कोशिश करो कि अपना रेज्यूमे खुद से बिल्ड करो। बट अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लो, उस टेम्पलेट को लेकर आओ MS वर्ड पर, वहाँ पर पूरी फॉर्मेटिंग आपको मिल जाएगी कि आपको अपना नाम कहाँ पर डालना है, कहाँ पर एड्रेस डालना है, कहाँ पर कौन सी हेडिंग है, कहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस डालना है, कहाँ पर आपको समरी लिखनी है, कहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिखनी है और कहाँ पर आपको अदर चीज़ें डालनी है। तो मेरी सेकंड टिप आपके लिए यही है कि कोशिश करो कि आप टेम्पलेट डाउनलोड करो एंड उसके थ्रू अपना रेज्यूमे बिल्ड करो, रेज्यूमे क्रिएट करो, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डालो, तो जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा।
तो चलो मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तो हमारा थर्ड पॉइंट है फॉन्ट साइज, कलर एंड हायरार्की। अब इस चीज़ को मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ? देखो, जब भी आप एक रेज्यूमे बिल्ड करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वहाँ पर कितनी हेडिंग्स आ रही हैं। अब मान के चलो कि आप अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर लिखने जा रहे हो, तो फर्स्ट हेडिंग आपकी हो जाएगी एक्सपीरियंस। देन उसके बाद जो हेडिंग आएगी वो होगी आपकी कंपनी का नाम। उसके बाद अगर आप प्रोजेक्ट वाइज वर्क करते हो तो आप उसके नीचे प्रोजेक्ट की हेडिंग डालोगे। देन फिर आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शन लिखोगे, यानी कि जॉब रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लिखोगे। तो आपकी 3 हेडिंग हो गई। देन 4th नंबर पर आपका क्या आता है? डिस्क्रिप्शन। अब अक्सर लोग गलती यहीं पर करते हैं कि सबका फॉन्ट साइज सेम रख देते हैं और जो 3 हेडिंग्स हैं तीनों को बोल्ड कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है कि एक हेडिंग कहाँ पर ख़त्म हो रही है और दूसरी हेडिंग कहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो आप क्या करो, जो आपकी एक्सपीरियंस नाम की हेडिंग होगी इसको अलग कलर में कर दो, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखो। सपोज़ आपने इसका साइज़ 14 कर दिया। देन फिर उसके बाद जो आपका कंपनी नेम है उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रखो, उसको आप कर दो 13। देन फिर जो आपका प्रोजेक्ट की हेडिंग आ रही है उसको आप कर दो 12 एंड देन जो आपका डिस्क्रिप्शन आ रहा है उसको 11 कर दो। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब भी कोई आपका रेज्यूमे ओपन करेगा वो आसानी के साथ डिफरेंशिएट कर सकता है कि कौन सी हेडिंग कहाँ पर है और एक हेडिंग को दूसरे से आसानी के साथ डिफरेंशिएट कर लेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, इसको हम लोग हायरार्की बोलते हैं और बहुत अच्छे से आपको मैनेज करना है। इसके लिए आप स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हो, यानी कि जो आपका पेज है वहाँ पर आपने इनिशियल में एक्सपीरियंस की हेडिंग डाल दिया, देन थोड़ा सा गैप देकर, एक टैब का गैप देकर, यानी कि नेक्स्ट लाइन में आप अपनी कंपनी का नाम लिख दो। देन फिर थोड़ा सा गैप देकर नेक्स्ट लाइन में एक टैब शिफ्ट का यूज़ कर लो। देन उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स की डिटेल डाल सकते हो। तो इससे क्या होता है, एक हायरार्की क्रिएट हो जाती है कि एक्सपीरियंस के अंदर कंपनी और कंपनी के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट। तो इससे रेज्यूमे का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और जो भी आपका रेज्यूमे पढ़ेगा वो काफ़ी आसानी के साथ चीज़ों को डिफरेंशिएट कर लेगा। तो इसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना कि फ़ॉन्ट साइज़ आप अच्छे से मैनेज करो, बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ ना हो। 11 से 14 के बीच में आप ट्रेवल करो। जो बहुत ज़्यादा बड़ी हेडिंग्स है उन्हें 14 तक लेकर जाओ और मिनिमम आप 11 तक आओ। और अगर मैं बात करूँ फ़ॉन्ट फैमिली की, तो कोशिश करो कि सैंस फ़ॉन्ट को यूज़ करो, बिकॉज़ ये फ़ॉन्ट थोड़े से क्यूट लगते हैं और जब भी आप किसी रेज्यूमे को बिल्ड करते हो सैंस फ़ॉन्ट के साथ, तो आपका रेज्यूमे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट दिखता है, कोई हार्श राइटिंग उस पर शो नहीं करती, एक सॉफ्ट रेज्यूमे लगता है और जो भी उसको देखेगा उसकी आंखों को अच्छा लगेगा, उसे मन करेगा कि थोड़ी देर तक आपके रेज्यूमे को देखता रहे। तो चलो मूव करते हैं अपने 4th पॉइंट पर और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स के बारे में। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है कि वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अपना रेज्यूमे क्रिएट करते हैं और उन प्रोफाइल के साथ जिन कीवर्ड्स का एसोसिएशन कंपलसरी होता है, यानी कि होता ही होता है, उनके बिना वो प्रोफाइल अधूरा है, वो कीवर्ड्स उनके रेज्यूमे में देखने को नहीं मिलते। तो अगर मैं बात करूं किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की, तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए अगर वो किसी एडवर्टीज़मेंट एजेंसी के अंदर इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो वहाँ पर किन किन चीज़ों का यूज़ होता है, यानी कि बिल बोर्ड पर अगर एडवर्टीज़मेंट होता है या टीवी पर एडवर्टीज़मेंट होता है, रील्स क्रिएट होती हैं, वीडियोस क्रिएट होती हैं, मोशन ग्राफिक्स होते हैं, वहाँ पर एनिमेशंस होता है। तो ये सारे कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो वहाँ की जॉब प्रोफाइल में कंपलसरी है, ये पार्ट है उस जॉब का। ऐसे ही अगर आप किसी दूसरे पोर्टफोलियो की बात करो, किसी आप दूसरे जॉब टाइटल की बात करो, अगर कोई ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव के प्रोफाइल पर जा रहा है तो उस प्रोफाइल से भी एसोसिएटेड कुछ कीवर्ड्स होंगे, इनको आप आसानी के साथ ढूंढ सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप naukri.com पर जाओ, वहाँ पर जिस भी प्रोफाइल पर आप जॉब करना चाहते हो, जिसका इंटरव्यू देने आप जा रहे हो, उसको सर्च करो। वहाँ पर मल्टीपल जॉब्स आपको निकल कर आएंगी, उनके अंदर जो कीवर्ड्स डाले गए उन कीवर्ड्स को निकालो और चेक करो कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो अक्सर जॉब्स के अंदर सिमिलर हैं। उन कीवर्ड्स को लेकर आओ अपने रेज्यूमे के अंदर और कोशिश करो कि उन कीवर्ड्स का यूज़ करके आप सेंटेंस बिल्डअप करो। अब उसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया था कि आपका रेज्यूमे सर्चेबल होना चाहिए। तो अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो और आपने किसी एडवर्टीज़मेंट एजेंसी में काम किया हुआ है और अभी फिर से आप किसी एडवर्टीज़मेंट एजेंसी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वो लोग क्या करेंगे, अगर वो बिल बोर्ड के ऊपर एडवर्टीज़मेंट करते हैं या वो पोस्टर क्रिएट करते हैं तो सीधे सर्च करेंगे पोस्टर, या फिर अगर वो फोटोशॉप पर काम करते हैं तो वो सीधे सर्च करेंगे फोटोशॉप, और फोटोशॉप उनको जहाँ जहाँ पर मिलेगा उस सेंटेंस को वो पढ़ेंगे।
अगर वो सेंटेंस उनके लिए इंफॉर्मेटिव रहा या उस सेंटेंस को पढ़ के उनको लगा कि उनका कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वो डेफिनेटली आपके साथ प्रोसीड करेंगे इंटरव्यू के लिए, वरना वो आपको रिजेक्ट करने वाले हैं। तो इसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये हमारा है आइडेंटिकल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लिखने वाले हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको लेंदी करते चले जाओ या फिर आप उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लिख दो ताकि आपका रेज्यूमे 2 से 4 पेज का हो जाए, बढ़ता चला जाए। ये गलती कभी नहीं करना। जो आइडेंटिकल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो 6 to 8 पॉइंट्स तक जाती है। तो जब भी आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख रहे हो तो कोशिश करो कि अपना सेंटेंस इस तरह से फ्रेम करो कि 6 to 8 सेंटेंसेस के अंदर आप अपनी सारी बातें रख सको। जो कुछ भी आप बताना चाहते हो वो 6 to 8 सेंटेंसेस के अंदर कंप्लीट हो जाए। आपको इन्फॉर्मेशन छोड़नी भी नहीं है और किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिपीट भी नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बात को बार बार बोलते चले जाओ। मैंने काफ़ी ऐसे लोगों का रिज्यूमे देखा है जो भी फ्रेशर हैं, जिन्होंने कुछ 2-3 वर्कशॉप को अटेंड किया है, कुछ 1-2 असाइनमेंट्स किए और उनका रिज्यूमे 2.5 पेजेस का है। बिकॉज एक एक वर्कशॉप के ऊपर उन्होंने 12-12, 15-15 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जो कि अननेसेसरी है। एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं अलग अलग सेंटेंस के अंदर फ्रेम करके। अब देखो, जो भी बंदा इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है वो पर डे 50 से 60 रिज्यूमे देखता है और उनको रीड करता है, तो उसको पता है कि आप कहाँ पर क्या बता रहे हो और कहाँ पर क्या छुपा रहे हो। तो आपको जेन्युइन रहना है। आपको कोशिश करना है कि अपनी बात को, जो भी आप बताना चाहते हो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर, उसको 6 से 8 लाइन के अंदर बहुत अच्छे से सेंटेंस को फ्रेम करके वहाँ पर शोकेस कर दो। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। इससे होगा क्या कि आपका रिज्यूमे, अगर आपने 5 साल भी जॉब कर लिया है और 2 से 3 कंपनी आपने चेंज किया है, तब भी आपका रिज्यूमे 2 पेज से ऊपर जाने वाला नहीं है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। और एक बात का और ख़्याल रखना कि अगर आप कोई भी ऐसे प्रोफाइल पर काम कर रहे हो जहाँ पर आपने सेम प्रोफाइल पर काम किया हुआ है, किसी दूसरी कंपनी में सेम प्रोफाइल पर आप काम कर रहे हो अभी दूसरी कंपनी के अंदर, एंड दोनों जगह पर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, तो कॉपी पेस्ट मत करना। जो 6 to 8 पॉइंट्स आपने फर्स्ट कंपनी के लिए लिखा हुआ है वही सेम आप रिपीट कर दो अपनी सेकेंड कंपनी के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कि आपके पास बोलने को कुछ नहीं है, आप कॉपी पेस्ट करके अपना काम चला रहे हो। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है, और ये ऐसा पॉइंट है जो आपकी पूरी कहानी को लिख देता है जब भी कोई आप रेज्यूमे किसी को सेंड करते हो। बिकॉज ये फर्स्ट लाइन होती है आपके रेज्यूमे में जो बताती है कि आप कितना ज़्यादा इस जॉब इंटरव्यू को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। अगर आप इम्पोर्टेंस सही में दे रहे हो तो आप वक्त दोगे अपने आप को डिफ़ाइन करने में एक पीस ऑफ पेपर पर। और अगर आपके लिए ये जॉब इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप किसी भी तरह से अपना टाइम बचाने के लिए कैसे भी करके एक रेज्यूमे क्रिएट करोगे और भेज दोगे और अपने काम में लग जाओगे। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पता लग जाता है कि आप कितना ज़्यादा इस जॉब को या इस इंटरव्यू को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। और ये पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव का पॉइंट। अब ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। काफ़ी ज़्यादा लोग जॉब ऑब्जेक्टिव को लेकर चलते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आप समरी को लेकर चलो। अब जॉब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जो लोग ऑब्जेक्टिव सबसे ऊपर लिखते हैं उसमें क्या होता है कि आप बोलते हो कि मैं आपकी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, मैं काफ़ी दिल लगा के, काफ़ी मेहनत के साथ काम करूँगा, एक लॉन्ग रिलेशनशिप बनाऊँगा, मैं लर्निंग करूँगा और कंपनी को आगे बढ़ाने में हेल्प करूँगा। ये चीज़ आप लिख कर देते हो और ये हर कोई लिखता है और ये काफ़ी कॉमन सी हो गई है। 2 से 3 लाइन की ये एक कहानी होती है जो हर दूसरे से तीसरे रेज्यूमे में लगभग सेम दिखती है जब भी आप रेज्यूमे उठाते हो। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप समरी की तरफ जाओ। अब समरी क्या होती है, वो पूरा एक समराइजेशन होता है आपके रेज्यूमे का। जब आप रेज्यूमे क्रिएट करते हो तो जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक लिखी है, यानी कि अपना जॉब डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है, आपने अपने एक्सपीरियंसेस को लिखा हुआ है, आपने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा, अपनी एजुकेशन के बारे में लिखा, इन सब को आप समराइज़ करके एक समरी क्रिएट करते हो। यानी कि मेरा नाम तैयब हाशमी है, मैंने इस प्रोफाइल पर इस कंपनी के अंदर अब तक काम किया है, मैंने इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया है, मैंने इन प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, मैं इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मेरा बेस्ट ये है और नाउ आई वांट टू वर्क विद यू। तो ये आपकी एक समरी होती है जहाँ पर आप अपने पूरे रेज्यूमे की इन्फॉर्मेशन को निचोड़कर 3 से 4 लाइन के अंदर प्रेजेंट करते हो अपने रिक्रूटर के सामने।
तो ये कुछ पॉइंट थे जो मुझको आपके साथ डिस्कस करना था और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप इनको ध्यान में रखो, जब भी अपना रेज्यूमे क्रिएट करो तो कोशिश करो कि खुद से बनाओ, कोशिश करो कि टेम्पलेट्स डाउनलोड करो एंड देन कोशिश करो कि MS वर्ड से ही आप उसको एक्सपोर्ट करो PDF में, ताकि वो सर्चेबल रहे। देन फॉर्मेटिंग पर ध्यान दो कि अगर इन्फॉर्मेशन हायरार्की वाली है तो उसको आप इस टाइप से लिखो कि पता चले कि एक हेडिंग कहाँ पर है, उसके अंडर में कौन सी हेडिंग है, उसके अंडर में कौन सी हेडिंग है, ताकि आदमी को पता चलता रहे कि वो किस चीज़ की तरफ जा रहा है और आपका रिज्यूमे एक मीनिंगफुल रहे। एंड उसके बाद आप कोशिश ये करो कि समरी का यूज़ करो। आप कोशिश ये करो कि जो कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फील्ड में, उनको अपने रेज्यूमे के अंदर लेकर आओ, ताकि आपके रेज्यूमे में जब वो कीवर्ड सर्च किए जाए तो पता चले कि हाँ आपने किन किन चीज़ों पर वर्क किया है और पता चले कि आप कंपनी के कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद एम्प्लॉय बन सकते हो। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, पसंद आ जाती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे जल्दी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।